नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। टीवी के पॉलिटिकल प्राइम टाइम शो भारत की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस समय की बड़ी खबर के साथ जो आ रही है यूपी से, जहां 200 करोड़ का कैश कांड हुआ था। आरोपी है पीयूष जैन। खबर ये आ रही है कि इस मामले में सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई कि पीयूष जैन की काली कमाई के वाइट होने की खबरें आ रही थी। इसका अब डीजीजीआई ने खंडन किया है, ये कहते हुए कि इस मामले में कोई भी सच्चाई नहीं है जो खबरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं। कहा जा रहा था कि 52 करोड़ देकर राहत देने की अटकलें थी, पीयूष जैन को राहत दे दी जाएगी, 52 करोड़ देना होगा बस उसके लिए। और इसी को लेकर जो लगातार खबरें उड़ रही थी उस पर सफाई दी गई है जांच एजेंसी की ओर से। क्या पीयूष जैन की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी? क्या 52 करोड़ रुपए चुकाकर पीयूष जैन बच जाएगा? क्या 145 करोड़ रुपए पीयूष जैन को वापस मिल जाएंगे? केंद्रीय एजेंसियों की जांच के बीच ये सवाल सोशल मीडिया पर इसलिए तैर रहे हैं क्योंकि कई खबरों में दावा किया गया था कि जीएसटी इंटेलिजेंस ने पीयूष जैन के घर से बरामद हुए कैश में से 177 करोड़ रुपए को टर्न ओवर मान लिया है। अटकलें इस बात की भी थी कि 52 करोड़ रुपए टैक्स काटकर बाकी की रकम पीयूष जैन को वापस मिल जाएगी। पीयूष जैन की राहत वाली खबरों पर जीएसटी इंटेलिजेंस ने विराम लगाया है और बयान जारी कर कहा, जितना कैश बरामद हुआ उसको एसबीआई की कस्टडी में रखा गया है। विभाग अपनी तरफ से जरूरी कार्रवाई कर रहा है। किसी भी तरह का टर्न ओवर मानकर 52 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाने की बात सही नहीं है। डीजीजीआई अधिकारी भले ही इस बात का खंडन कर रहे हों, लेकिन अटकलों का बाजार भी डीजीजीआई अधिकारियों की गलती से ही गर्म हुआ। कोर्ट में दिए ग्राउंड ऑफ अरेस्ट में जीएसटी इंटेलिजेंस ने लिखा, 177 करोड़ रुपए की रकम माल सप्लाई के जरिए अर्जित की गई। इसी पर विभाग ने 31.5 करोड़ रुपए की चोरी मानी है। इसके अलावा कुल रकम पर 15% पेनल्टी और कुल ब्याज 52 करोड़ के पास होता है। डीजीजीआई अफसरों ने टैक्स की बात लिखकर गलती कर दी है। कानून के मुताबिक यदि आप किसी तथ्य से इनकार नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसे स्वीकार कर रहे हैं। यानी पीयूष जैन के किए गए दावे से इनकार करने के बजाय टैक्स चोरी की फिगर कागजों में दर्ज कर डीजीजीआई फंसती नजर आ रही है। खबरों में भले ही पीयूष जैन को राहत की अटकलें चस्पा हो गई हों, लेकिन असल में पीयूष जैन जांच एजेंसियों के सामने मौन वाले मूड में है। पीयूष जैन गुप्त तरीके से नकद में माल खरीद बिक्री की बात तो स्वीकार कर रहा है, लेकिन सप्लायर का नाम नहीं बता रहा। फिलहाल डीजीजीआई ने बरामद रुपयों को कानपुर एसबीआई में जमा कर दिया है और भारत के राष्ट्रपति के नाम पर एफडी करने की अर्जी दी है। भारत की बात में अब बात कर लेते हैं गांधी जी का अपमान करने वाले ढोंगी बाबा कालीचरण की। मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हुए कालीचरण की छत्तीसगढ़ के रायपुर में पेशी हो रही है। इस दौरान कोर्ट परिसर में कालीचरण के समर्थक पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की गई। कालीचरण ने रायपुर की धर्म संसद में गांधी जी को गाली दी थी, उनके खिलाफ अपशब्द बोले थे। ये तस्वीरें उसी के समर्थकों की है जो उसका समर्थन करने के लिए कोर्ट के बाहर पहुंच गए, जहां उसकी पेशी होनी थी। तो ये आप देख रहे हैं उसी कोर्ट परिसर की तस्वीरें, जहां कालीचरण को ले जाया जा रहा था। वहां उसके समर्थक पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। कालीचरण ने रायपुर की धर्म संसद में गांधी जी को गाली दी थी, जिसके बाद से कालीचरण फरार चल रहा था और फिर उसे अब रायपुर लाया गया। बापू को गाली दी, अब कब्जे में आया काली। एमपी में काली की गिरफ्तारी का एक्शन तो दो सरकारों में टेंशन। करीब 4 दिन पुरानी ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में ढोंगी बाबा कालीचरण खुली जटाओं और माथे पर बड़े से तिलक के साथ जोश में था। और अगर सच बोलने की सजा मृत्यु है तो स्वीकार है, तैयार है हम मृत्यु दंड को पाने के लिए। और अब देखिए कब्जे में आए काली की ये तस्वीर। तेवर ढीले हैं, सिर पर टोपी है और कपड़े ऐसे कि पहचान में न आए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के खजुराहो की है।
खजुराहो के बागेश्वर धाम में कालीचरण नाम बदल कर रह रहा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने वाला कालीचरण गिरफ्तार कैसे हुआ, ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे विस्तार से। वो छत्तीसगढ़ रात को ही छोड़कर भाग गया था। कालीचरण यहां से जाकर खजुराहो छिप गया था और खजुराहो में जाकर उसने एक गेस्ट हाउस किराए में लिया था और गेस्ट हाउस को चेकआउट इसलिए नहीं किया था कि जब कालीचरण को गिरफ्तार करने पुलिस आए तो पुलिस को ये पता चले कि कालीचरण इसी गीतांजलि गेस्ट हाउस में है, लेकिन वो 25 किलोमीटर दूर किसी एक प्राइवेट व्यक्ति के यहां जाकर के मकान में छिप गया था। इधर कालीचरण मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार हुआ, उधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों के बीच तनातनी सामने आ गई। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने बिना जानकारी दिए एमपी में ऑपरेशन चलाया जो 2 राज्यों के बीच नियमों के खिलाफ है। ऐतराज मेरा तरीके पे है, जो तरीका है वो ठीक नहीं है। आप संघी मर्यादाओं का उल्लंघन तो मत करो। आप चोरी से आके ले गए, कोई दूसरी घटना घट जाए या कल को कोई पुलिस के नाम पे ऐसे और आपत्तिजनक स्थिति में किसी को उठा ले, तो इससे तो एक मर्यादाओं का उल्लंघन होगा। कि नरोत्तम मिश्र जी ये बताएं कि कालीचरण की गिरफ्तारी से वो खुश हैं कि दुखी हैं। गांधी जी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले की वो जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये पहले बताया। और जहाँ तक प्रोटोकॉल की बात है उसका कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ में लगातार भगवान राम का अपमान करने वाले, उनके लिए आप शब्द बोलने वाले, उनको दुष्ट बोलने वाले, उनके ऊपर कब कार्रवाई करेगी भूपेश सरकार? ये भी तो प्रश्न छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है ना। साफ है कि गालीबाज बाबा कालीचरण ने गांधी जी का जब से अपमान किया तब से इस मामले पर जो सियासत गर्म थी वो अब कालीचरण की गिरफ्तारी पर एक नया मोड़ ले रही है। भारत की बात में अब बात करते हैं कश्मीर की, जहां एक के बाद एक 2 आतंकी मुठभेड़ हुई। अनंतनाग से लेकर कुलगाम तक सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। साजिशों की एतात पाकिस्तान और जैश तक जुड़े हुए थे। नए साल से पहले घाटी की फिजा को दहलाने की साजिश को सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया है और इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश में जुटे आतंकी भी मौत के घाट उतर चुके हैं। सुरक्षा बलों की कामयाबी की ये तस्वीरें दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम जिले की हैं और ये कामयाबी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इन आतंकियों के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। सुरक्षा बलों को कुलगाम जिले के मीरहुमा इलाके और अनंतनाग के नौगाम शाहबाद में आतंकियों के मौजूद होने की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद सेना और पुलिस ने साझा ऑपरेशन चलाकर 2 अलग अलग तलाशी अभियान शुरू किए। सर्च ऑपरेशन से बौखलाए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने कुल 6 आतंकियों को ढेर किया। 3 आतंकी कुलगाम और 3 आतंकी अनंतनाग में ढेर हुए। मारे गए 6 आतंकियों में से 2 जैश ए लश्कर से जुड़े पाकिस्तानी आतंकी थे। जवाबी कार्रवाई में 1 जवान शहीद हो गया, जबकि सेना के 3 और जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 जवान घायल भी हुआ। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और आतंकियों के जरिए भारत में दहशतगर्दी की कोशिश में लगा है, लेकिन सेना ने पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को ठिकाने लगाया है। दिसंबर में अभी तक 24 टेररिस्ट मारे गए हैं, जिसमें 5 टेररिस्ट पाकिस्तानी है और 2 US मेड M4 कार्बाइन राइफल मिला है और लगभग 15 AK-47, 2 दर्जन से ज़्यादा पिस्टल मिला है और सारे ग्रेनेड मिला है, ID मिले हैं। 128 लोकल टेररिस्ट ज्वाइन किया, जिसमें 73 इनकाउंटर में मारे गए और 16 अरेस्ट हुआ है और सिर्फ 39 के आसपास एक्टिव बच गया है। ये शो करता है कि जो टेररिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं इनकाउंटर से मारे जा रहे हैं। और IG विजय कुमार के दावों की गवाही आंकड़े भी दे रहे हैं। इस साल कश्मीर में 150 आतंकी घटनाएं हुई हैं। सुरक्षा बलों ने 184 आतंकियों को ढेर भी किया है। यानी साफ है, कश्मीर में आतंक सिकुड़ रहा है और घाटी की अमन से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान की बेचैनी का हर मर्ज भारतीय जवानों के पास है। नया साल दस्तक देने वाला है और ठंड का असर भी अब दिखना शुरू हुआ है। मैदान से लेकर रेगिस्तान तक शीतलहर है और इसकी वजह है पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, इन तस्वीरों को देखिए और समझिए। उत्तराखंड के ज्यादातर पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में लिपट चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं नैनीताल की, बद्रीनाथ की, धारचूला की, मुनस्यारी की, जोशीमठ की और दार्जिलिंग की। हर जगह आपको बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का ही नतीजा है कि मैदानी इलाकों में भी जबरदस्त ठंड का एहसास हो रहा है
और ऐसा ही हाल आने वाले दिनों में भी होगा। नए साल पर हर बार ठंड बढ़ जाती है। इस बार पहाड़ों पर जिस तरीके से बर्फबारी हुई है उसका असर मैदानी इलाकों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। कपड़ों पर जीएसटी बढ़ाने के सरकार के फैसले के खिलाफ व्यापारियों का प्रदर्शन तेज हो गया है। दिल्ली से गुजरात तक कपड़ा व्यापारी मांग कर रहे हैं कि बड़े जीएसटी का फैसला वापस हो। आपको बता दें, कल जीएसटी काउंसिल की बैठक भी होनी है। 12% जीएसटी वापस लो, वापस लो, वापस लो। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कपड़े पे जीएसटी वापस लो, वापस लो। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद और सूरत तक के कपड़ा व्यापारी सरकार के फैसले के विरोध में सड़क पर हैं। कपड़ों पर जीएसटी 5 से बढ़ाकर 12% किए जाने का देश के अलग अलग शहरों में विरोध हो रहा है। सरकार ने यह फैसला पिछले महीने लिया था। बढ़ी हुई कीमत 1 जनवरी से लागू होनी है। आज गुजरात ही नहीं, देश के कई शहरों में कपड़ा और रेडीमेड कारोबारियों ने कामकाज ठप कर रखा है। अब कल जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार फैसला वापस लेगी। 31 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें हमारी उम्मीद है कि इस निर्णय को स्थगित रखा जाएगा। वास्तव में 1000 रुपए से कम की दर का जो कपड़ा या जूता है उसे देश के 85% से ज्यादा लोग उसका उपयोग करते हैं, जिस पर फिलहाल 5% की कर दर है, जो अब 12% हो जाएगी। तो एक तरीके से ये निर्णय सीधा आम आदमी के ऊपर एक कुठाराघात होगा। पिछले महीने केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में बदलाव किया था। दिल्ली की सरकार भी व्यापारियों के पक्ष में खड़ी है। मुझे बहुत सारे व्यापारी आके मिले हैं, खासतौर से जो टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े हुए व्यापारी हैं। उनका कहना है कि सरकार जीएसटी में जो टैक्स बढ़ाया गया है 5% का 12%, वो उद्योग के लिए और छोटे खरीदारों के लिए ठीक नहीं है, इसलिए उसको हटाया जाए, उसको वापस 5% किया जाए। मैं उसका समर्थन करूंगा कल की मीटिंग में। अगर व्यापारियों और आम लोगों के हित में सरकार कल फैसला वापस नहीं लेती तो फिर लोगों को 1000 रुपए तक जूते और कपड़े 1 जनवरी से महंगे मिलेंगे। चुनावी मौसम में सरकार महंगाई का नया करंट देकर आम लोगों के साथ ही व्यापारियों को भी नाराज करने का रिस्क नहीं लेना चाहेगी। बात कर लेते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश आज एक बार फिर नाराज हो गए। दरअसल समस्तीपुर में नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। समाज सुधार अभियान के तहत नीतीश शराबबंदी पर बात कर रहे थे, तभी अधिकारियों को आपस में बात करता देख नीतीश भड़क गए। जरा सुन रहे हैं मेरी बात कि नहीं, आपसे में बात कर रहे हैं। आपस में बात करें कि मेरा बतवा सुन रहे हैं। हम कह रहे हैं आपको कि अब एकदम बिल्कुल बना लीजिए। जरा सुन रहे हैं मेरी बात कि नहीं, आपसे में बात कर रहे हैं। बता दें आपको, कल भी इसी तरह नीतीश मुजफ्फरपुर में गुस्से में नजर आए थे। वहां तो उनके समर्थक आपस में चूंकि भीड़ में ही भिड़ गए थे उनसे मुलाकात करने के लिए, तब भी नीतीश कुमार गुस्से में नजर आए थे। और एक बार फिर से देश में इस वक्त जो माहौल है उसे बताने और समझाने के लिए आज हम आपको सबसे पहले 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। एक तस्वीर दिल्ली गाजियाबाद की है और दूसरी यूपी के अलग अलग हिस्सों की, जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां रैली निकाल रही हैं। उन तस्वीरों में कुछ चेहरे भी मौजूद हैं। वो चेहरे अपनी सरकारों से पूछ रहे हैं कि क्या कोरोना वायरस सिर्फ बस और मेट्रो की भीड़ में ही अटैक करता है और आपकी चुनावी रैलियों के पास क्या कोई विशेष सुरक्षा कवच है। ये 2 तस्वीरें पूछ रहे हैं कि कोरोना नियमों को लेकर हिंदुस्तान में दोहरे मापदंड आखिरकार क्यों हैं। पहले अच्छा था और देखिए कितनी भीड़ हो रही है। इससे फीटिंग भी करते हैं और ज्यादा परेशानी के कारण है। और लोग परेशान हैं और ज्यादा देखिए क्या तमाशा हो रहा है। और तो बाद में कोरोना बढ़ेगा घटेगा ही ना। ऐसे तो आराम से लोग जाते थे। इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है, अब कोरोना नहीं हो रहा। बस में चढ़कर ही कोरोना होगा, बस में बैठने से ही कोरोना होगा। अब भीड़ नहीं लग रही है, चढ़ने से कोरोना नहीं होता।
बताइए, आप मास्क नहीं पहने हैं, आप लोगों को डर नहीं लग रहा है कोरोना का? नहीं है मास्क। मास्क कहाँ है आपका? अब हम तो लाई है जो खतरा। नहीं, सही है, सेफ्टी फर्स्ट है। बस ये है कि ये पॉलिटिकल रैली नहीं है। अगर पॉलिटिकल रैली होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये ऑफिस जाने वाले लोग हैं, इनको जितना परेशान करना चाहे कर सकते हैं। आपका जब इलेक्शन होगा तब आपको ये नहीं दिखेगा कि भैया कितने लोग एक साथ आ रहे हैं। आपका जब ये इलेक्शन का टाइम हो जाएगा तो सीधे आप दे दोगे कोविड है, ओमिक्रॉन है, आप कर दो। परेशान हो रहा है और पब्लिक हो रहा है पूरा। टीवी स्क्रीन पर मौजूद इन दो तस्वीरों का फर्क समझ रहे हैं आप? पहली तस्वीर दिल्ली की है, वो दिल्ली जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, और दूसरी तस्वीर चंडीगढ़ की, जहां अरविंद केजरीवाल विजय जुलूस निकाल रहे हैं। मेरे को 5 किलोमीटर में पैदल चल के यहाँ पहुँचा हूँ, क्योंकि बस की स्ट्राइक वहाँ पे हड़ताल लोगों ने कर दिया था। बीच रोड में लोग खड़े थे। यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पे ये 5वां फेरा है। अभी 5th लाइन जा रही है, अब ये अंदर जाएगी, फिर 6ठी लाइन जाएगी और 7वें लाइन में हम मेट्रो पहुँचेंगे। कब ऑफिस पहुँचेंगे, कब, ये पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं, व्यवस्था कहाँ से ठीक है? ये तो अब ऐसे परेशान, जनता को परेशान करने वाली बात हो गई। तो सर नीचे तो लाइन लगवा देते हैं, ऊपर वही सेम भीड़ है, कोई मतलब चेंज ही नहीं है, सेम टू सेम वही चल रहा है। फिर किस टाइप की ये मेंटेनिंग हो रही है? एक तरफ दिल्ली को कोरोना से बचाने के लिए उन्होंने जनता को सड़क पर खड़ा कर दिया है, और दूसरी तरफ अपने ही विजय जुलूस में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने में उन्हें जरा भी संकोच महसूस नहीं हो रहा। केजरीवाल जी, ये कैसी नाइंसाफी है? दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े तो येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। नियम के मुताबिक मेट्रो और बस में जितनी क्षमता है उससे आधे यानी 50% लोग ही सफर कर पाएंगे। केजरीवाल सरकार के इस फैसले से दिल्ली की सड़कों पर कैसा मंजर है, जरा वो देख लीजिए। अरे ऑफिस छूट जाएगा, काम भी नहीं हो पाएगा, हम लोग 1 घंटा लाइन में खड़े रहेंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पे देख लो, 1.5 घंटे पहले खड़े होते हैं और जब जाके नंबर आता है। मैं यहाँ पे कम से कम 30 मिनट हो गया मुझे जिग-जैग करते हुए। अरे कम से कम 2 तो कर दो, बगल में एक सीट पे 2 जने तो कर दो। अगर बगल एक सीट पे एक ही बंदा, क्या 12 ही बंदे जाएंगे और बंदे नहीं है? ये कोरोना नहीं हो रहा, इतनी सारी भीड़ लग रही है बंदे। इस लड़की के हर शब्द में गुस्सा है, खीज है, निराशा है। गुस्सा इस बात का नियम तो बना दिए गए, लेकिन जिस मकसद को हासिल करने के लिए नियम बनाया गया है वो पूरा हो रहा है या नहीं, इसकी चिंता किसी को नहीं। दफ्तर खुले हैं, कॉलेज खुले हैं, मतलब हर रोज उतने ही लोग घर से निकल रहे हैं जितने पहले निकलते थे। लेकिन मेट्रो का गेट 50% सवारी के बाद बंद हो जाता है और डीटीसी बसों का सिर्फ 17 सवारियों के बाद। हमारे को अलाउड है 17 सवारी प्लस 3 लोग हम, 20 सवारी। 3 लोग हम हो गए, 17 सवारी होगी भाई, इतने अलाउड है। तो 17 सवारी पूरी होने के बाद हम निकले, तो भाई गाड़ी रोकेंगे नहीं, रोकेंगे तो चेकिंग वाले भाई 2 जगह चलन काट दे। यही वजह है कि मंडी हाउस से लेकर साकेत तक और बदरपुर से लेकर लक्ष्मी नगर तक जनता सुबह और शाम 1.5 से 2 घंटे तक लाइन में खड़ी हो रही है। हम नियमों के खिलाफ नहीं हैं, कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए कड़े फैसले लेने होंगे, लेकिन मेट्रो और बस की भीड़ को रोकने के लिए अगर सड़क पर भीड़ जमा हो जाए तो उससे हासिल क्या होगा? और उससे भी बड़ा सवाल दिल्ली के सीएम केजरीवाल से है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 1.29% है और यहाँ येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि 29 दिसंबर की तारीख तक चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमण दर 2.61% है, जहाँ केजरीवाल जी विजय जुलूस निकाल रहे हैं। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में 35 में से 14 सीटें जीतने पर केजरीवाल ने विजय मार्च निकाला था। केजरीवाल कहते हैं कि भीड़ न लगाएं, मास्क जरूर लगाएं, लेकिन विजय जुलूस का नजारा देख लीजिए, मास्क शायद ही किसी के चेहरे पर मौजूद हो और दूरी की तो पूरी कमी है।
तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जहां सत्ता मिल चुकी है वहां जिम्मेदारी निभाएंगे और जिस जमीन का इस्तेमाल करके पंजाब में सत्ता तक पहुंचना है वहां कोरोना के संक्रमण और नियम कानून सब कुछ ताक पर रख देंगे? अब आप ही बताइए, इसे नाइंसाफी न कहा जाए तो क्या कहा जाए? और ये नाइंसाफी सिर्फ दिल्ली में नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के भी हर कोने में मौजूद है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तमाम पार्टियां प्रचार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। मंच पर भीड़ होती है लेकिन मास्क नहीं होता। मिसाल के तौर पर यूपी की पीतल नगरी मुरादाबाद की तस्वीर देख लीजिए, जहां जन विश्वास यात्रा के लिए अमित शाह मौजूद थे। मैं 4 दिन से उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूं। मेरी ये 9वीं सभा है। जहां पर भी जाता हूं ऐसा ही जन सैलाब दिखाई पड़ता है। जहां तक नजर जाए मुंड ही मुंड दिखाई देते हैं मित्रों। यही तो परेशानी की जड़ है। हर पार्टी को रैली में जन सैलाब चाहिए क्योंकि वो पार्टी की जीत का पैमाना माना जाता है। लेकिन जन सैलाब का हिस्सा बनने वाली जनता कोरोना प्रोटोकॉल के परखच्चे उड़ा देती है। नहीं लगा रहे आप लोग? तो मास्क तो हमारे मास्क जो है जेब में है और मास्क की सांस हमारी जरा रुक रही थी, इस वजह से हमने जो है मास्क नहीं लगाया। अच्छा, रैली में आप आई हैं, मास्क नहीं लगा रखा है, खतरा है कोरोना का? मास्क जो हमें लेकर आई उन्होंने बोला नहीं। क्या बोला? वो बोलती तो हम मास्क लगा के आते। कोरोना कुछ रहा है लगाया ना। कोरोना से डर नहीं लगता आप लोगों को? कोरोना हम लोग जो है प्रतिबंध के साथ में आए हुए हैं, मास्क लगाया हुआ सभी लोगों ने। बीजेपी के बाद आपको अखिलेश यादव की चुनावी यात्रा की तस्वीर दिखाते हैं। रात करीब 10 बजे का वक्त हो रहा है। तारीख है 28 दिसंबर, जब अखिलेश का चुनावी रथ उन्नाव में घूम रहा था। भीड़ अखिलेश की एक झलक के लिए उतावली हो रही है और कोरोना संक्रमण के लिए जारी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रही है। जब जब रथ चला है और जब जब लोगों का इस तरह का समर्थन मिला है, मुझे याद है जब नेताजी ने रथ चलाया था उस समय सरकार बनी थी। मैंने इससे पहले भी रथ जब चलाया था तब सरकार बनी थी। रथ उन्नाव के अलग अलग कोनों में पहुंचा। दिन से लेकर रात तक अखिलेश यादव का चुनावी डंका बजता रहा, लेकिन कहीं भी कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर कोई गंभीरता बरतता दिखाई नहीं दिया। ना तो चेहरे पर मास्क था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान। प्रियंका गांधी फिरोजाबाद में महिलाओं से शक्ति संवाद के लिए मौजूद थी। प्रियंका गांधी की जनसभा में महिलाओं का रेला पहुंचा था, लेकिन ढूंढने से भी किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई दे रहा था। ये उस उत्तर प्रदेश का हाल है जहां कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन दिन के उजाले में धड़ल्ले से चुनावी रैलियां हो रही हैं। मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र कुमार ने मास्क नहीं होने पर सवाल पूछा तो ज्यादातर महिलाओं के पास कोई जवाब नहीं था। बड़ी संख्या यहाँ पर महिलाओं की जुटी हुई है और जाहिर तौर पर भीड़ है, नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं कोरोना की। ये बताइए, आप मास्क नहीं पहने हैं, आप लोगों को डर नहीं लग रहा है कोरोना का? नहीं है मास्क। तो पहने क्यों नहीं? लगा रहे हैं। और महिलाएं आई हैं तो जाहिर सी बात है बच्चे भी आए हैं, मास्क नहीं लगाया। हालांकि एबीपी न्यूज ने जब प्रियंका गांधी से कोरोना के खतरे के बीच ऐसी सभाओं पर सवाल किया तो उन्होंने अगले 2 हफ्ते के लिए बड़ी सभा स्थगित करने के विचार की बात कही। खुद भी हम थोड़ा सा असेस करें कि हो सकता है कि अगले 15-20 दिनों के लिए हम कुछ रोक लगाएं अपने ही प्रोग्राम्स में। इस बीच उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए 3 दिन के दौरे पर आई चुनाव आयोग की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बड़ी बातें कही। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराए जाएं। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही रैलियों की संख्याओं को नियंत्रित करने की भी मांग की। चुनाव आयोग ने कह दिया कि राजनीतिक दल सीमित भीड़ के साथ रैली करेंगे, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास सीमित रैली करने के लिए रणनीति है या नहीं,
ये बात सिर्फ विचारों में है या फिर अमल में लाई जाएगी, ये जानने के लिए हमने अलग अलग पार्टी से संपर्क किया। सबसे पहले सुनिए कांग्रेस ने क्या कहा। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में चुनावी रैलियों को सीमित करने के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी से एबीपी न्यूज ने संपर्क साधा। एबीपी न्यूज को कांग्रेस पार्टी के महासचिव और मीडिया प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि ओमिक्रॉन के संक्रमण और जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर के सभी आंकड़े सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है और केंद्र सरकार को इसे चुनाव आयोग को मुहैया कराना चाहिए। ऐसे में चुनाव आयोग को सिर्फ अपनी जिम्मेदारी झाड़ते हुए बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि केंद्र सरकार से ये कहना चाहिए कि सभी आंकड़े चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग उन्हें राजनीतिक दलों को मुहैया कराए, जिसके बाद राजनीतिक दल उस पर अपनी राय चुनाव आयोग को दे और फिर चुनाव आयोग इस पूरे मसले पर अपना स्वतंत्र फैसला करे। चुनाव आयोग को चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार को सारी सतर्कताएं बरतने के लिए कहे, नियमों का पालन कड़ाई से करने के लिए कहे और जो पालन वो विपक्षी दलों से चाहते हैं वो उन्हें स्वयं भी करके दिखाना होगा। कांग्रेस ने गेंद बीजेपी और चुनाव आयोग के पाले में डाल दी तो हमने सीमित रैली का प्लान जानने के लिए इसके बाद बीजेपी का रुख किया। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी सतर्क है। भारतीय जनता पार्टी का साफ मानना है कि राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई एसओपी का सख्ती से पालन कराया जाए। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल रैलियों पर भी जोर देने का प्रयास कर रही है, लेकिन भाजपा का मानना है कि चुनाव आयोग का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। अब समाजवादी पार्टी की बारी थी। हमने एसपी से सीमित रैली के प्लान पर सवाल पूछा तो उनका जवाब सुनिए। समाजवादी पार्टी जो भी संवैधानिक संस्थान है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे देश का माननीय न्यायालय हो, उसके सभी तरह के सुझावों का स्वागत करती है और समाजवादी पार्टी जो भी सुझाव होंगे वो सब तरह का उसका पालन करेगी। समस्या ये है कि हर पार्टी कह रही है कि जो चुनाव आयोग कहेगा वो करेंगे और चुनाव आयोग कह रहा है कि राजनीतिक दल सीमित भीड़ के साथ रैली करवाएंगे। तो शुरुआत कौन करेगा? कौन किसको सुझाव देगा? राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से भले ये कह दिया कि सीमित लोगों की मौजूदगी में चुनावी रैली में जाने को वो तैयार हों, लेकिन नेताओं से बात करके और प्लान के बारे में जानकारी पूछने पर कुछ भी प्लान समझ नहीं आता है, क्योंकि किसी के पास अब तक कोई प्लान नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव आयोग आखिर क्या फैसला करता है और किस तरीके से यूपी चुनाव में सीमित लोगों की भीड़ इकट्ठी करके रैलियां कराई जाती हैं। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए हमारी ये अपील है कि आप मास्क जरूर लगाएं और गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।